हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाए टेंस हैं, ये सब सीखेंगे। आप अपने पास एक पेन और रजिस्टर भी रखें ताकि आप साथ साथ जो टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स है वे भी नोट कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको इस टेंस की पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए इस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई वाक्य इसी टेंस का है। तो इसकी विशेष पहचान क्या है हिंदी वाक्यों में। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब समूह आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस में जितने भी हिंदी में वाक्य होंगे उनकी मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ये सब समूह आते हैं। जैसे वह घर जा रहा था, वह किताब पढ़ रहा था, क्या वह यहाँ आ रहा था, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा था। तो इस टाइप से रहा था रहे क्या है ना, तो ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। कौन सा हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि इस टेंस से जो है बीते समय में कोई भी कार्य या जो घटना है वो बीते समय में जारी होने का पता चलता है। बीते समय में वो जारी था, अर्थात पास्ट टाइम में ही वो जारी था, लेकिन कब वो जारी हुआ और कितने समय से वो जारी रहा, अर्थात काम के शुरू होने या जारी होने का पता भी नहीं चलता। ये ध्यान आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं कि इस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद के नियम है क्या है। इसमें इस टाइप में वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद के नियम, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल्स, अंग्रेजी अनुवाद नियम। अगर सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, वी हम, यू तुम या आप, दे वे या उन्होंने, अदर प्लूरल सब्जेक्ट दूसरे बहुवचन करता हो, बहुवचन करता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हो, स्थानों के नाम हो या जानवरों का नाम हो, ठीक है, के साथ जो है सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। कहीं का करेंगे प्रयोग वर का, और मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म देखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म? इंग फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर का प्रयोग इस टेंस में हम ये थी और थे की अंग्रेजी के लिए करते हैं। वो का प्रयोग था, थी, थे की अंग्रेजी के लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ में सहायक क्रिया वोज का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म लिखते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके ये भी आपको ध्यान रखना है, बीते समय में कल के लिए जो है यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। कहीं का यस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसके विषय में हम नेक्स्ट टेंस में बात करेंगे जब फ्यूचर टेंस आएगा। आइए अब जान लेते हैं इस वाक्यों का अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या है, यानी इस वाक्य में, इस टेंस में इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल, अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद करने का नियम क्या है। अब इसमें इनकी संरचना का नियम क्या है। अगर वाक्य है पॉजिटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य, तब हम इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वोज और वर आएगी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद का संरचना का नियम है। जैसे ये सेंटेंस इसमें, वह ट्रक में बक्से लाद रहा था। अब वह की अंग्रेजी ही आ जाएगी, फिर इधर से बनाइए था की अंग्रेजी वोज, फिर लाद रहा, लादना, लोड का अर्थ है लादना भरना, पर लोडिंग द बॉक्सेस, बक्से कहाँ? इन द ट्रक, ट्रक में, तो ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे मित्र कल स्कूल में जा रहे थे। मेरे मित्र, मेरे मित्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माय फ्रेंड्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मित्र बहुवचन है ना, तो यहाँ थे की अंग्रेजी के लिए क्या हो जाएगा? वर गोइंग टू स्कूल, वर गोइंग टू स्कूल, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। फिर कल के लिए यस्टरडे लग जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर वाक्य है नकारात्मक तब उसका अंग्रेजी अनुवाद करने में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वोज या वर आएगा, इसके बाद में नोट आएगा, मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। ये एग्जाम्पल्स हमने आपको
अभ्यास के लिए कराए हैं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाए। आपको नोट रखने हैं ये रूल्स, पहले पॉजिटिव सेंटेंस वाला और अब नेगेटिव सेंटेंस का, अच्छे से इन्हें याद रख लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया, वे आदमी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। वे आदमी प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो दोज मैन, वे आदमी। फिर थे की अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा, वर। नहीं की अंग्रेजी के लिए नोट। फिर काम करना, इसकी हो जाएगी फॉर्म वर्किंग, अच्छी तरह से, प्रॉपरली, यानी ठीक प्रकार से, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। तुम वहाँ खेलने के लिए नहीं जा रहे थे, तुम, यू। फिर थे की अंग्रेजी वर। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे, खेलने के लिए, उद्देश्य दिया तो टू प्ले, खेलने के लिए, डियर, आगे वहाँ आ जाएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो टैग टाइप में, जिन्हें यस या नो टाइप भी कहते हैं, इनका आंसर या तो हाँ में दिया जाएगा या ना में दिया जाएगा। और ऐसे जो वाक्य है ये क्या से शुरू होते हैं, क्या वह घर जा रहा था, क्या तुम उसे चिढ़ा रहे थे, क्या आप उन्हें सिखा रहे थे, क्या वे यहाँ आ रहे थे, इस टाइप से। तो इनका आंसर तो हाँ में दिया जाता है या ना में दिया जाता है। लेकिन आपको इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय ध्यान नहीं रखना है कि क्या की अंग्रेजी के लिए क्वेश्चन और वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या और था, इनकी अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में वोज या वर का प्रयोग करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले क्या आएगा, वोज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य है नेगेटिव तो उसे कैसे बनाएंगे, वोज या वर आएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर मैन वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाद में कॉम्प्लीमेंट और बाद में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसमें ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस है, क्या मधु मंच पर नृत्य कर रही थी। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्या और थी, इन दोनों की अंग्रेजी स्टार्टिंग में वो आ जाएगी मधु के अनुसार, क्योंकि मधु सिंगुलर में है, मधु। अब यहाँ से ये दा हट जाएगा, दा नहीं आया क्योंकि नाम से पहले दा नहीं आता, वोज मधु, वोज मधु। फिर नाच रही या नृत्य कर रही, डांसिंग, नृत्य कर रही, कहाँ, मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, वोज मधु डांसिंग ऑन द स्टेज और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं डांट रहे थे। अगर यहाँ अध्यापक प्लूरल है तो टीचर्स कहेंगे, अगर अध्यापक का आप सेंस एक सम्मान के लिए थे कह रहे हैं तो अध्यापक और सिंगुलर है तो आप टीचर कहेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या और थे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट में तो वर आएगा, वर द टीचर्स कहेंगे। अगर है सिंगुलर तो क्या कहेंगे, वोज द टीचर, ये कहेंगे, ठीक है स्टार्टिंग में। फिर नहीं की अंग्रेजी आ जाएगी नॉट, क्या आ जाएगी, नॉट। फिर डांटना, स्कोल्ड माने होता है डांटना या फटकारना, स्कोल्डिंग हो जाएगा, स्कोल्डिंग। विद्यार्थियों को द स्टूडेंट्स, ये कहेंगे, वॉज द टीचर नॉट स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। अगर प्लूरल में होता वह द टीचर्स हो जाता, टीचर्स इसमें एस लग जाता, और नॉट स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, ये हो जाता। नेक्स्ट है, क्या लड़कियां मधुर गीत गा रही थी, क्या लड़कियां मधुर गीत गा रही थी, क्या और थी, इनकी अंग्रेजी के लिए क्या आएगा, वर आएगा स्टार्टिंग में। क्यों आएगा, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है, वर द गर्ल्स। फिर गा रही, सिंगिंग, मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, तो ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब दूसरे टाइप के जो वाक्य उनकी बात करते हैं, WH टाइप के, यानी WH फैमिली, हु, वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, वोम, वूज आदि। इन्हें WH फैमिली क्यों कहा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो वर्ड है ये WH से ही बनते हैं, WH से, ठीक है, ये यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। कोई एक ही आता है, जैसे HOW है, सिर्फ यही अपवाद है, बाकी ज़्यादातर WH से ही बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यानी हिंदी में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए तब इनका अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है। जैसे वह क्यों घर जा रहा था, वह तुम्हें कब पीट रहा था, वह तुम्हें कहाँ बुला रहा था, ऐसे कहते हैं ना, तो उनका वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है। सबसे पहले वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में आएगी, QW, क्वेश्चन वर्ड। फिर जैस के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वोज या वर आएगी, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर वाक्य में नहीं भी दिया हुआ है, जैसे वह तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा था, वह तुम्हें क्यों आमंत्रित नहीं कर रहा था, इस टाइप से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा उसकी अंग्रेजी पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर आएगा,
फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर इसके बाद में मैन वर्किंग फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आइए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा इसमें, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। अब यहाँ जो है सबसे पहले क्यों क्यों आ जाएगी वाई, फिर लड़का सिंगुलर है वो हो जाएगा, फिर वह लड़का ही बॉय नहीं कहेंगे, डैट बॉय इंडिकेटिंग यानी संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है इसकी ओर, वह लड़का। फिर स्टैंडिंग इंग फॉर्म है, खड़े होने की, स्टैंडिंग इंग फॉर्म ING लग जाएगा, ठीक, स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। अब आप कहेंगे सर इसमें खड़ा था का, लेकिन क्योंकि खड़ा होना काम जारी था ना, तो इसलिए स्टैंडिंग का इसमें, वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। अगर ये कहा जाए आपके पिताजी इतनी ज़ोर से क्यों चीख रहे थे, आपके पिताजी इतनी ज़ोर से क्यों चीख रहे थे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वाई, फिर थे की अंग्रेजी यहाँ पे वॉज, योर फादर सिंगुलर में आएगा, योर पापा या योर फादर, ठीक है। फिर चीख रहे, साउट माने चीखना या चिल्लाना, साउटिंग, फिर इतनी ज़ोर से, सो लाउडली, तो ये इस टाइप से इनकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप उस समय वहाँ क्या कर रहे थे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी वॉट, फिर थे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी वर, फिर आपकी अंग्रेजी आ जाएगी यू, फिर कर रहे की अंग्रेजी आएगी डूइंग, फिर वहाँ की अंग्रेजी आ जाएगी देयर, इस समय उस समय की हो जाएगी एट दैट टाइम। तो इस प्रकार से आप वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।